बिछड़े हमसफर। महेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी रजनी पर पड़ी। पता नहीं कब वो उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वो उसे देख रहा था। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। ना माथे पर बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वो मेरी तरह अकेली ही है? महेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रजनी की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो महेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं महेश के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और रजनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वो ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब महेश रजनी के पास बैठ गया। बैठते ही महेश बोला, रजनी कैसी हो? रजनी ने नजर न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, और आप? महेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और रायपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी रायपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही बड़े भैया के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर महेश बोला, एक बात पूछूं? रजनी ने आंखों से ही पूछा, क्या? महेश ने संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब महेश ने दोबारा नहीं पूछा तो रजनी ने पूछा, आपने की है शादी? महेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आया। महेश बोला, खाओगी? रजनी ने ना में सिर हिला दिया। महेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो महेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वो अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। महेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रजनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वो सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। महेश बोला, क्या शर्त है? तो रजनी बोली, पैसे मैं दूंगी। महेश कुछ नहीं बोला। फिर रजनी ने 2 कुल्फियां खरीद ली और एक कुल्फी महेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 12,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए महेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 35 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीर को क्या जवाब देती? और ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़ कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। महेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वो उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो महेश के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के न होने पर रजनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार महेश भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद
बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। रायपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। महेश बोला, वापस कब जाओगी? रजनी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। महेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? रजनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। महेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो? मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूंगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? रजनी ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसको देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। महेश रायपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रजनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। रजनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रजनी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। महेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ मत कहना। रजनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो फिर से मुस्कुरा दी। वो जब भी मुस्कुराती थी महेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। महेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वो मना कर देगी तो। महेश नोटिस कर रहा था कि रजनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रजनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर महेश के दिल में यह एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। महेश की मनस्थिति से अनजान रजनी बोली, क्या हुआ? आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। महेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रजनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के उतावले थे आप? महेश बोला, मुझे तू चाहिए, मैं हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वो इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि रजनी बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वो आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। कहकर वो रो पड़ा। रजनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। महेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तो जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज लौट आ। रजनी ने माथे पर की साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। महेश ने देखा, रजनी ने मांग भर रखी थी। वो बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हम सफर लौट आया है, अब आगे का सफर उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते हुए वो अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। महेश बोला, मैं जानता हूँ, जब तेरा दिल रोने को होता है तब तो ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रजनी का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रजनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वो महेश के कंधे पर सिर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद रजनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रजनी को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी महेश के कंधे पर सिर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम और भोले बच्चे की तरह। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।